नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे दिनों से जो हम प्लान कर रहे थे उसे मैं आज लेके आया हूँ। कुछ दिनों तक डिले था ड्यू टू माय हेल्थ इशू। तो आज जो मैं लेके आया हूँ वो सिंपली एक हम प्लान बनाए हैं 2024 को टारगेट करते हुए कि 2024 को हम कैसे टारगेट करें कि हमारा सक्सेस सिक्योर हो जाए। ओके। तो मैं कुछ चीज़ें बेसिक शुरू कर देता हूँ, जो कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ अभी स्टडी मतलब कोई भी सही से स्टडी नहीं किया होगा, या फिर उनके पास कोई नॉर्मल भी स्ट्रेटजी नहीं रहा होगा। तो उनके लिए तो ये एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ मैं। जो जानता है उसके लिए भी अच्छा है, जो नहीं जानता है उसके लिए मतलब सबके लिए अच्छा है। एकदम घी दूध की नदियां बहने वाली हैं फिर। तो फर्स्ट, पीटी। तो सबसे पहला जो अपने एग्जाम का स्टेजेस है, जो मैंने कुछ स्टेज बताने के लिए लिखा हुआ है, वो है प्रीलिम्स, जहाँ पे हम लोग दो टेस्ट देते हैं, एक जीएस का और एक सी सेट का। तो आजकल आपको पता है कि सी सेट का बहुत दबदबा है, और उस दबदबे के चक्कर में हम लोग हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेज है प्रीलिम्स का। सेकंड स्टेज है मेंस का। इफ़ यू पीटी निकाल लेते हो आप, तो फिर उसके बाद आपको मेंस के लिए आना पड़ेगा, जिधर पीटी में हम ऑब्जेक्टिव देते हैं और मेंस में हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स वो उधर जाके अपन को लिखने का होता है। ऐसा इधर चार ऑप्शंस रहते हैं और उसमें से कोई एक टिक करना रहता है। नेक्स्ट स्टेप रहता है ऑप्शनल। ये तीन स्टेजेस हैं। इन तीनों स्टेजेस का अलग अलग तरीका है प्रिपेयर करने का। अलग अलग तरीके से इनका पेपर होता है। तो इन्हें हर एक को अलग अलग मतलब डिवाइड करके, इन फ्यू में सिंपल भाषा में कहूँ तो पीटी का अलग प्रिपरेशन करना होता है हमें, और मेंस का अलग करना होता है, और इंटरव्यू का अलग करना होता है, क्योंकि इन तीनों का तरीका अलग है क्वेश्चन आने का। इन तीनों के क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ही प्रिपेयर करना होगा। ओके। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिर्फ हमने स्टेजेस जानी है, उसके अलावा कुछ नहीं जाना है। तो आप इतना चिंता न करें। देखो, सबसे पहले प्रीलिम्स की हम लोग तैयारी करते हैं ना, जो मेनली मैं इतने सारे दिनों से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 3-4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है बाकी सारे टॉपर्स के हिसाब से। तो वो हम मोस्टली टाइम पे ना प्रीलिम्स ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी से मई के बीच में करते हैं मोस्टली। जैन मैंने इसलिए लिख दिया कि कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम में आएंगे, तो उनको जैन से ही शुरू करना होता है। बाकी आप फेब से भी शुरू कर सकते हो यदि आपने पहले से कर रखा है तो। लेकिन मैं इसे एक एवरेज मान के चलता हूँ, मैं जैन टू मई करता हूँ। हम जब मेंस की बात करते हैं तो मई में जब आपका एग्जाम हो जाता है, मे बी 26 हो या फिर 28 हो, जो भी हो, तो मई के बाद में हम जून से शुरू करते हैं। तो मैंने मई का लास्ट लिख दिया, 1-2 दिन बच जाता है तो। लेकिन आप उन दिनों में मतलब सोना बाबू गिरी में बिजी हो, तो फिर आप उसे जून से कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा वो भी सब कुछ जरूरी है। तो आप जून से जैन तक करते हैं आप मेंस का। तो जैन तक मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो लोगों का मतलब जो जैन से शुरू पीटी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप जैन से शुरू कर सकते हो। और जिन लोग का जो एकदम फ्रेशर हैं, तो वैसे आप क्या करो कि दिसंबर में ही बंद कर देते हैं, और जनवरी के 1-2 वीक में आप क्या करते हैं, टेस्ट दे लेते हैं। इसमें आपके फुल मॉक रहते हैं, जो हम अकॉर्डिंग टू जो अपने पेपर होते हैं उनके हिसाब से सेट रखते हैं। तो ये कुछ ऐसा प्लान रहता है। अब इन दोनों के बीच में एक और तीसरा जो सेगमेंट है वो आता है ऑप्शनल। अब इन दोनों के बीच में ही कहीं ऑप्शनल सेट होता होगा, तो हम उस पर बात करते हैं। हम हमेशा ऑप्शनल भी मेंस के साथ ही प्रिपेयर करते हैं। जब भी हमें ऑप्शनल प्रिपेयर करना होता है, तो हमेशा हम मेंस के साथ ही ऑप्शनल भी प्रिपेयर करते हैं। तो अब ये सब चीज़ों को सही से सेट करके हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो अभी देखो, अभी चल रहा है आपका जुलाई, आज 1 जुलाई हुआ है। तो ये जुलाई में आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रिपेयर करना है आपको, इसलिए मैंने ये सब कुछ बना के रखा है कि जुलाई में आपको पीटी प्रिपेयर नहीं करना है। अभी कुछ बच्चा लोग होगा जो पीटी की प्रिपरेशन में लगा होगा, फिर भाई मेंस कब करोगे। और ये कुछ ऐसे जो यूट्यूब और वो शॉर्ट्स और रील्स देख के आते हैं, जिन्हें लगता है कि वो केवल जब पीटी उनका निकल जाएगा उसके बाद वो मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। तो वो पीटी का भी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारा, क्योंकि मेंस आप 3 महीने में प्रिपेयर कभी कर ही नहीं पाओगे। आप उधर ऑप्शनल प्रिपेयर करोगे, या फिर जीएस के 4 पेपर करोगे, या फिर उधर ऐसे करोगे, या फिर आप उधर लैंग्वेज के पेपर करोगे। ये सब माल 4 या 3 से 4 मंथ में तो कंप्लीट नहीं होता। ओके। अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो कर सकता है, तो उसके लिए अपन ये अपनी बात वापस लेता है, ठीक है ना। तो अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के हिसाब से हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो मेंस में हम जीएस और ऑप्शनल दोनों को टारगेट करेंगे। तो अभी पीटी हम प्रिपेयर नहीं करते। अब आप पूछोगे तो फिर सर हम पीटी का प्रिपेयर करना चलेंगे, हमें तो अभी पीटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ इधर उधर का पता नहीं चलता, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर आप इतना
चिंतित ना हो। मेनली जो बात है, आप इतना टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन लेके कुछ नहीं होता है। सिर्फ आप थोड़ा सा वेट करो, और मेंस का प्रिपरेशन ना शुरू से करोगे ना, तो उसमें पीटी प्लस मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड कर लो। मतलब पीटी कम मेंस या मेंस कम प्रीलिम्स, कैसे भी करके इन दोनों को एक साथ सेट कर सकते हो। तो ये कैसे सेट करोगे वो भी मैं अभी बताऊंगा धीरे धीरे। तो अभी हम सिंपली जो अपने अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से चलेंगे, तो उसमें हम ध्यान देते हैं कि अभी जो अपन का टाइम चल रहा है जुलाई, तो वो जुलाई चल रहा है हमारा मेंस का। तो मेंस के लिए क्या क्या होता है, तो मेंस की बात हम शुरू करते हैं, और मेंस के लिए ही हम ये पूरा प्लान बना के तैयार करके लेके आए। और मेंस के साथ कैसे पीटी का होगा, वो जो लोग इधर मैं बोला था उन लोगों के लिए भी इसी में आगे बता दूंगा। तो मेंस पे फोकस करते हैं हम इधर। अब इधर कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को मेनली लोग पूछते रहते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज किए थे, पूछ रहे थे कि सर वो मेंटरशिप के लिए आप कुछ करो, और कैसे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। तो अपन इधर आज जो कुछ भी है सब बताएगा कि कैसे कैसे टाइम पे अपन को क्या क्या करने का है। तो कुछ स्ट्रेटजी पूछ रहे होंगे, तो उस पर हम बात करेंगे। हाउ कैन राइट गुड आंसर्स। तो जो मेरे को मेंस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जानलेवा चीज़ लगता है वो यही है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। मोस्टली पीपल, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ उनमें 90% लोग ऐसे देखे हैं जो आंसर से ही नहीं लिख पाते हैं। अब भाई, विदाउट आंसर तो यूपीएससी में सिलेक्शन होना मुश्किल नहीं नामुमकिन जैसा है। फिर आप बेताज बादशाह हो और फिर आप जाके यूपीएससी के चेयरमैन से सिलेक्शन ले लेते हो, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। यदि आप बेताज बादशाह नहीं है, तो फिर आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने पड़ेंगे मेंस में। और जब आंसर लिखने पड़ेंगे तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आप पहले सोचो कि नहीं, पहले तो मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करेगा, सिलेबस ख़त्म करके फिर नोट्स बनाएगा, नोट्स बनाने के बाद फिर आराम से नहा धो के, एकदम नहा धो के बैठूंगा, और उसके बाद एकदम मस्त सा क्वेश्चन लिखूंगा, एकदम टकाटक। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ हम लोग एक अजम्पशन बना सकते हैं कि नहीं, सब खत्म करूंगा उसके बाद ही एकदम अच्छे से आंसर लिखना शुरू करूंगा, तो ऐसा कभी होता नहीं है। बस आपके पास थोड़ा सा कंटेंट होना चाहिए, जो आपने एक आध दो रीडिंग की है उसके सारे क्वेश्चन लिखना शुरू करो। आई नो कि जब पहला क्वेश्चन आप लिखोगे तो वो क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि मेनली कम कंटेंट होगा, तो लेस कंटेंट की वजह से क्या होगा कि आप इतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वो कंटेंट का एरिया इंक्रीज होगा, और आपके क्वेश्चंस का जो सॉरी आंसर्स का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता चला जाएगा। तो कंटेंट, स्टैंडर्ड, आपका स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और वो टाइम जब मांगता है, वो टाइम नहीं बनेगा आपके पास, तो फिर वो दिक्कत तो होनी है। ओके, तो चलो आगे बातचीत करते हैं फिर हम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग मेंस के लिए क्या क्या करेंगे। तो सिंपली मेंस के लिए हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, आंसर्स कैसे लिखते हैं, और भी जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मेनली मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं अभी, और उन्हें एकदम मेंस का जो 2024 को टारगेट किए हुए हैं, मैं मोनली ये कह देता हूँ उन सब के लिए। जो मेंस से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है ना, वो सारे कमेंट में लिख दो, तो मैं उनके एक एक करके सबके आंसर दे दूंगा। ओके, बाकी जो चीज़ें जर्नल हैं वो तो मैं शुरू कर रहा हूँ, और वो आपको धीरे धीरे सही समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमने अब तक क्या देखा है कि जो अपना स्टेजेस रहता है, टीटी मेंस और ऑप्शनल और इंटरव्यू जो है हमारे, इन सब में कब का क्या करना है प्रिपरेशन, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब आते हैं हम लोग जो मेंटरशिप प्रोग्राम की बात कर रहा था मैं, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम है, इधर अपन क्या करेगा उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात तो ये किसी को पैसा नहीं मांगता है, ये फ्री है, तो फिर आप पैसे देने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला है कि मेंटरशिप देगा मैं, और स्ट्रेटजी, ठीक है ना। तो मेंटरशिप तो मैं शुरू करूंगा ही कल से, और क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो भी मैं तब बता पाऊंगा जब मैं पहले आपको टेस्ट करूंगा। टेस्ट करने के बाद मैं देखूंगा कि आपकी वीकनेस क्या है, और वीकनेस के बाद ही मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि क्या करना चाहिए आपको आगे। ओके, ऐसे ही मैं हवा में कुछ भी सजेस्ट कर दूं तो उसका कोई मीन्स नहीं है। तो आपको पहले थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा, और आपकी ये जो खामियां हैं उन्हें पता करना पड़ेगा, फिर मैं आपको कोई सुझाव दे पाऊंगा। ओके, तो फिर वो मेंटरशिप तभी शुरू होगी। तो सेकंड, थर्ड बात है, आप ये सब कुछ अपना स्टेटस, वो मैंने बोला ना टेस्ट करूंगा, आपकी परख लूंगा, तो आपका स्टेटस क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल बना के दिया
जाएगा। तो ये मैं आपको दे दूंगा PDF, आप उधर पढ़ सकते हैं। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ये जो मैंने इधर लिखा हुआ, कंप्लीट आंसर राइटिंग कोर्स। अब तक आप लोगों ने ना आंसर राइटिंग पे ना कोई भी कोर्स लिया होगा, किसी ने नहीं लिया होगा। मोस्टली जो लोग लेते हैं वो प्रैक्टिस के लिए कोई कोर्स ले लेते हैं जिधर वो 4 क्वेश्चन देगा और फिर 1-2 आपको लिख के भेजना होता है। तो वो क्या है ना, वो मेनली आपका प्रैक्टिस के लिए पूरा जो कोर्स था। मैं ना पूरा आंसर राइटिंग पे कोर्स बनाऊंगा, जिसमें क्या है ना, मैं ये स्टार्टिंग से बताऊंगा कि आपको पेन कौन सा लेना है और पेन कैसे पकड़ना है। ठीक है ना, पेन कौन सा लेना है और पेन कैसे पकड़ना है, ये सब कुछ उधर इंक्लूड रहेगा। तो मतलब एकदम जीरो से लेके टॉप तक, आप जब तक सीख नहीं जाते तब तक पूरा कैसे हम इंट्रो लिखते हैं, कैसे हम कंक्लूजन लिखते हैं, कैसे हम बॉडी लिखते हैं, बॉडी में जो पार्ट्स रहते हैं उन्हें कैसे ब्रेक करते हैं, ये सब चीज़ें हम एक एक करके इसमें बताने वाले हैं। ओके, फिर जब ये हमारा पूरा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लाइव आंसर राइटिंग करके क्या करेंगे, हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने सीखा है उसे हम असल ज़िंदगी में लेके आएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और वो भी हम लोग लाइव करने वाले हैं जिससे कि कोई टाइम का बहुत ज़्यादा अच्छे से पालन हो सके। ओके, फिर कुछ सेक्शनल टेस्ट लेंगे हम, जिसमें कोई सेक्शंस रहते हैं। तो ये पूरे सेक्शनल टेस्ट रहेंगे जिनमें हर एक सेक्शन का, जैसे सोसाइटी है तो सोसाइटी से रिलेटेड कोई टेस्ट होगा या फिर जियोग्राफी से रिलेटेड। ओके, फिर हम जो जनवरी आएगा तो फुल मॉक भी कराएंगे, जिसमें हम लोग फुल मॉक एकदम एग्जाम के हिसाब से कराएंगे। जैसे एग्जाम का पैटर्न रहता है कि फर्स्ट आपका पेपर ऐसे का होता है, ठीक है ना, सेकंड पेपर आपका GS1, थर्ड 4 ऐसे करके कंप्लीट आपके जो 4 GS और ऐसे, फिर आपका छुट्टी, उसके बाद ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के तो आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं शेड्यूल सेट कर दूंगा। ओके, थोड़े बहुत आपके पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लास्ट में आए हुए हैं और उनके कुछ रिपीटेड थीम्स जो मैं चर्चा करूंगा उन पे कम्प्लीटली ऐसे। हाँ, जो ऐसे का है, ऐसे का ये सर हैं विवेकानंद गौतम सर, जो इस बार 2020 के हाईएस्ट मार्कर हैं 149। सर डिस्कस करेंगे आपके सारे ऐसे, पर वो जब ये हम लोग बेसिक्स कवर कर लेंगे तब सर पूरा ऐसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे के लिए थोड़ा कंटेंट चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे आप लिख ही नहीं पाओगे जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा। ओके, तो हम लोग ये सब चीज़ें करने वाले हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। अब मेन बात आती है कि हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे और कैसे कैसे क्या करेंगे। तो स्ट्रेटजी के लिए मैंने पूरा एक डॉक बना के रखा है। जब मैं ये PDF दूंगा तो आप इस डॉक पे जाके चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या है ना, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये आपको कैसे यूज करना है और कैसे कैसे अपना टेस्ट लेना है। तो इधर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन लिखने से इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इतना देखा है कि ये क्या क्या होगा इस पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम में, स्ट्रेटजी कैसे होगी, वो ये डॉक में ऑलरेडी कवर है, लेकिन वो डॉक आप खोलेंगे, उसे देखेंगे तब आपको समझ में आ पाएगा, और जब मैं समझाऊंगा तब। तो इसको हम थोड़ा सा अभी डिले करते हैं, क्योंकि हम पहले ओवरऑल ये समझ लें कि ये पूरा चीज़ है क्या, उसके बाद हम एक एक पार्ट पे पर्टिकुलर जाएंगे। तो आप ध्यान रखना है, हमारा एक पार्ट फर्स्ट छूट रहा है जहाँ पे हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे, जो PDF डिस्कस करनी है, तो मैंने रेड कलर से लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है, ये मैंने टेस्ट के लिए है। ये टेस्ट और जो स्ट्रेटजी है ये मेनली टेस्ट के लिए है, कि आपको सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वीकनेस पता किया जाएगा, और वीकनेस के बाद ही आपको जो स्ट्रेटजी मिलेगी कि कौन से डे क्या पढ़ना है या फिर क्या करना है, उसके लिए ये पूरा एक टेस्ट बनाया गया है, वो हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो 7 पिलर्स हैं मेंस के लिए वो क्या है, और उनका हमारी जो एग्ज़ाम है उसमें क्या रिलेवेंस है। यदि हमें इसका रिलेवेंस पता चल जाएगा ना, तो हम बता देंगे कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं सही है। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं, ये 7 प्लस में मैंने पूरा डिवाइड किया हुआ है, जो कि मैं भी हमेशा इन्हीं प्लस के थ्रू प्रिपरेशन करता हूँ। ओके, तो ये जो 7 पिलर्स हैं वो क्या हैं, उनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले पिलर फर्स्ट, हमें सबसे पहले शुरुआत में, और ये सारे के सारे पिलर है ना आपको अप से बॉटम की साइड में ही करने के लिए पूरे ऑलरेडी क्रॉनिकली लगे हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद में आपको समझ में आना है कि ऐसा नहीं है कि पहला वाला पिलर पहले पढ़ लिया फिर आप 7 पढ़ने जा रहे हो सेकंड टाइम पे, नहीं। आप पहला पढ़ोगे, दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, चौथा पढ़ोगे, पांचवा पढ़ोगे, छठवां, फिर 7 पे आओगे, देन आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस के साथ साथ पूरा मेंस का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा इफ़ यू
कंप्लीट द 7 पिलर्स। ओके, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिलर फर्स्ट, आपको सिलेबस पता करना है। आपको पूरा रीड थॉरली सब्जेक्ट टॉपिक। आपको करना है क्या है कि आपको सिलेबस को ना बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं इधर ये नहीं कह रहा कि आप जाके सिलेबस रट लो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। तो आप इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसीलिए। आपको सिलेबस रटना नहीं है, लेकिन सिलेबस को थॉरली पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज। आप कोई सब्जेक्ट खोलो, सपोज दैट साइंस एंड टेक खोलो, साइंस एंड टेक, और साइंस एंड टेक में जाके आप देखो कि कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं। ओके, ऐसे ही आप दूसरा कोई सब्जेक्ट खोल लो, सपोज दैट आप हिस्ट्री खोल लो, हिस्ट्री में जाके टॉपिक्स देखो कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके पीटी में आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस में आ रहे हैं। और ऐसे करके सिलेबस आप पहले पता करके रखो। तो अभी क्या करोगे, अभी पीटी वाले को हटा दोगे, क्योंकि हम लोग मेन फोकस अभी किस पे दे रहे हैं, मेंस पे। तो अभी आप मेंस के सारे टॉपिक देखोगे। तो सबसे पहला पिलर आपको सिलेबस पता हो। अब आपको नहीं पता है तो आप एक काम कर सकते हो, उसका जेरोक्स निकाल लो, मतलब प्रिंट आउट निकलवा लो और उसे अपने टेबल पे रख लो। और जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो उसको एक बार जाके गो थ्रू हो जाओ, वहाँ से टेबल पे रखा हुआ है सामने। तो सिंपली आपने सपोज दैट कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया ज्योग्राफी, तो आप क्या करो, ज्योग्राफी के सिलेबस को लो और उधर जाके गो थ्रू हो जाओ कि क्या है क्या नहीं है, एक बार अच्छे से उसे देख लो। ओके, पिलर नंबर 2, PYQ। ये जो दूसरा पिलर है, इसमें आपको क्या करना है कि ओनली रीडिंग। कोई भी PYQ उठा लो, बहुत सारा बुक आता है जिसमें आप क्या करोगे, किसी भी पब्लिकेशन का बुक आपके पास होगा जिसने मेंस के PYQ कवर किए होंगे। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि जो मैंने PYQ के लिए बोला है ना, ये PYQ सॉल्व मत ले लेना, ओनली मेंस PYQ क्वेश्चंस। आपको केवल क्वेश्चंस लेने हैं और कुछ भी नहीं लेना है, क्वेश्चंस को ही आपको पढ़ना है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ओनली रीडिंग, डोंट ट्राई टू राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। केवल उन्हें पढ़ो अच्छे से, देखो कि अच्छा ये वाली चीज़ हमने पढ़ी थी और ये एग्जाम में पूछी गई है, अच्छा ये सही है कि नहीं सही है। ऐसा कुछ समझ में आया तो मैंने सोचा हो कि अच्छा तुमने बैगनर की थ्योरी पढ़ी हो, ठीक है ना। अब आपने बैगनर की थ्योरी पढ़ी है और आपने देखा अरे 2013 में तो बैगनर की थ्योरी पे क्वेश्चन आया था, तो आप ऐसे समझने की कोशिश करो। ओके, आपने कोई और चीज़ पढ़ी है और वो आपको क्वेश्चन में मिलती है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। तो पिलर सेकंड में आपको PYQ पढ़ने हैं केवल, डोंट ट्राई टू राइट, लिखना नहीं है, केवल पढ़ने का है। पिलर नंबर 3, थीम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। सारे टॉपर्स से आप सुनोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारा पिलर है। आपको थीम्स पता होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली 100% थीम्स रिपीट होते हैं मेंस में। अब तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपके 100 में 100% थीम्स रिपीट होते हैं। तो यदि आपको थीम्स पता है तो आप इजीली थीम्स के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। किसी भी पेपर में 20 के 20 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, बस क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने थीम्स पे थोड़ा सा काम किया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो थर्ड पार्ट है थीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें क्या करते हैं, थीम्स हमारे लिए फायदेमंद क्यों है वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सेट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू थीम्स बिकॉज इंट्रो, कंक्लूजन, डाटा, डायग्राम ऑल आर सेम। सपोज दैट, ऐसे सोचो एक थीम है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन पे मेनली एवरी ईयर और नहीं तो अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आते हैं। तो 2013 से हम पकड़ लेते हैं 2022, मतलब ऐसा मान के लो 9-10 साल हो गए। 10 साल में केवल 2-3 बार ही नहीं आया होगा, ऐसे मान के चलते हम 6 टाइम आया होगा, ठीक है ना। अभी आप क्या करते हो, सारे बुक वाले क्या करेंगे कि 2019 का एक उन्होंने सॉल्व करके दे दिया होगा, 2016 का सॉल्व कर दिया होगा, 2013 में सॉल्व कर दिया होगा, ऐसे करके 6 टाइम पे सॉल्व किया हुआ होगा इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चंस को। अब क्या आप सबको अकोमोडेट थोड़ी नहीं कर पाओगे, इतना किसके पास पेशेंस है कि वो सब कुछ अलग ईयर वाइज पढ़ेगा और फिर उसे एकोमोडेट कर पाएगा, इकट्ठा कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, थीम्स बनाने हैं। अब ग्लोबलाइजेशन थीम्स है, अब इसमें हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन का इंट्रो लिख लिया, ग्लोबलाइजेशन का कंक्लूजन लिख लिया, ठीक है ना। अब ये एक थीम के अंडर ही 6 के 6 क्वेश्चंस लिख दिए, सिंपल।
हमारे इंट्रो कंक्लूजन पहले से हमने बना लिया, अब से 6 जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको इजीली लिख दिया। अब ये जो किताब वाले करते हैं ये बहुत मेहनत का काम है। आप पहले 19 का 16 का सबका ढूंढोगे, फिर उसे इकट्ठे ही नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, पहले से ही इकट्ठा करके रखो। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नीचे 6 के 6 क्वेश्चन, और उसके ऊपर थोड़ा सा माल का मतलब इंट्रो और कंक्लूजन, एक आध दो डायग्राम मिल सकता है तो डायग्राम रखो। ओके, तो सबसे पहला इसका हमारे यूज समझ में आ गया होगा कि हमारा इसका सबसे बड़ा यूज क्या है कि हम ये तीनों चीजें एकोमोडेट कर सकते हैं फॉर ऑल क्वेश्चंस। ऐसे ही सबके जितने भी थीम्स निकलेंगे सबके साथ ये हो सकता है। सेकंड, ये आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताता है, इट ऑल्सो गिव एन आइडिया अबाउट द टॉपिक। आपने जैसे देखा ग्लोबलाइजेशन से आपने देखा कि 9 या 10 साल में इसने 7 क्वेश्चन पूछे, मतलब इसका तो बहुत अच्छा रेशियो है कि ये हर एक साल पूछा ही जा रहा है, एक आध 2 साल छोड़ के। तो इसका मतलब अपने आप समझ में आ गया आपको, ग्लोबलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट थीम फॉर योर यूपीएससी मेंस। तो क्या पता चलेगा आपको, जब आप थीम्स को ऐसे सेट करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक थलुआ है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू का है। तो फालतू का है उसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। अभी इधर सोना बाबू क्या करते हैं, पूरा पढ़ने में लगे रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं छोड़नी है। तो आप यहाँ से सिंपली सीख सकते हैं कि छोड़ना क्या है, जो हमें सबसे पहले सीखना है। सारे टॉपर्स ने बोला है कि यदि हम ये सीख जाते हैं छोड़ना क्या है, तो हमारा ना 90% काम सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से आप सीख जाओगे जो इंपॉर्टेंट है उन्हें उठा लो, जो फालतू उन्हें छोड़ दो। तो अब क्या हो गया, सेट द टॉपिक अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन। अब जब रिवीजन करो ना, तो जो थीम सबसे ज्यादा आए उनको सबसे पहले रिवाइज करो, जो थीम्स कम आए उनको बाद में ले लो। इससे क्या होगा, दोबारा से ही वो रिपीट होंगे, तो अपने आप इजीली आप कर पाओगे। तो पिलर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पिलर पढ़ा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम इजीली सिलेबस देखेंगे और सिलेबस को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सेकंड में पीवाईक्यू देखेंगे, और थर्ड पिलर में हमने देखा है कि हम क्या करेंगे, थीम्स निकालेंगे। और थीम्स का इंपॉर्टेंट भी हमने देखा। थीम्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं टॉपिक की, टॉपिक छोड़ना है पढ़ना है तो कितना पढ़ना है। ओके, फोर्थ पिलर आता है नेचर ऑफ क्वेश्चंस। जब आप थीम्स बना लोगे और आपकी थीम्स में मान के चलो ग्लोबलाइजेशन था, जो हम लोग एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन पे कोई भी मान के चलो क्वेश्चन आया हुआ है, सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन है, उसने पूछा है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन रूरल रूरल एरिया या रूरल सोसाइटी पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है। तो आपको ना सिंपली समझ में आना चाहिए कि ये नेचर क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसकी डायमेंशंस कौन सी हैं, क्या क्या पूछता है ये। तो सबसे पहले पूछता है कॉज, ऐसे पूछ लेगा कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन है उसका रूरल एरिया पे इम्पैक्ट क्या है, तो पूछेगा उसके कार्ड बताओ, ठीक है ना, कार्ड पूछेगा और उसका इम्पैक्ट पूछेगा। तो जो भी है ना वो डायमेंशंस आप इधर से कवर कर सकते हो। इसने क्या क्या पूछा है, कॉज पूछा है, इम्पैक्ट पूछा है, या फिर कुछ और पूछा है। तो जो भी चीजें पूछी गई हैं उसे हम कहते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का क्या नेचर था, तो यहाँ से क्या पता कर सकते हैं हम, फोर्थ पिलर से डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब होता है कि जो हम जब नोट्स बनाए ना, तो हमारी सारी डायमेंशंस जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं ना उनकी कवर होनी चाहिए। तो जैसे डायमेंशंस का मतलब हम समझ गए, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि कभी कभी वो कॉज पूछता है, कभी इम्पैक्ट पूछता है। सपोज दैट ऐसे पूछ ले कि ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है ना। तो अब इम्पैक्ट पूछेगा तो आपको उसमें आपको कार्ड बताने पड़ेंगे, या फिर कोई इम्पैक्ट बताना पड़ेगा, क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो आप उन सब चीज़ों को इसमें रख सकते हैं। तो ये डायमेंशन है। फिर सेकंड चीज़ इसमें क्या पता चलती है, सबसे पहले तो हमें डायमेंशन पता चलती हैं, सेकंड हमें यहाँ से पता चलता है डेप्थ ऑफ टॉपिक। डेप्थ ऑफ टॉपिक, अब ये क्या है, डेप्थ ऑफ टॉपिक नई चीज़ है। डेप्थ ऑफ टॉपिक का मतलब है हमें कितनी गहराई में पढ़ना है। क्या अपन इधर आके ना पीएचडी करने का है, आपको पता चले कि आप ग्लोबलाइजेशन पे जाके पीएचडी करो कि हाँ ये बहुत मस्त टॉपिक है, इधर खूब मजा आ रहा है, तो अपन इधर आके ना क्या करेगा, अपन के पास कोई दूसरा धंधा नहीं है, पीएचडी करके जाएगा ग्लोबलाइजेशन पे। तो नहीं भाई, उसने जितना पूछा है वो 3-4 डायमेंशन पूछ रहा है, कॉज इम्पैक्ट रीजन जो भी है उन्हीं को प्रिपेयर करो। उन पे कोई 5 या 6 टॉपिक ऐसे कवर कर लो, सॉरी 6 पॉइंट कवर कर लो। उसके बाद एक पेज का नोट्स बनाओ और बाकी चीज को बाहर में जाने दो, क्योंकि अपन इधर पीएचडी करने नहीं आए। फिर कुछ लोग को लगेगा नहीं रहे, अपन तो पुष्पा का फॉलोवर है, अपन इधर नहीं झुकेगा और 10 की पेज की जगह 5000 पेज का पीडीएफ पड़ेगा, फिर
अपन सब माल इकट्ठा करके पेपर लिखने जाएगा। तो फिर वो भाई आप स्वतंत्र हो, आपको पुष्पा बनना है या गंगाधर, डजेंट मैटर कि आप क्या बनने आए हो। तो मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, सिर्फ आपका दिल करे वो बनो। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, फोर्थ प्लस से डायमेंशंस ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चंस की क्या क्या डायमेंशन है, डेप्थ क्या छोड़ना है, हाउ मच नीड टू रीड, कितना हमें पढ़ने का है। थर्ड, फोकस मोर रिपीटेड डायमेंशंस। अभी देखो तीसरा चीज जो है ना, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस हैं जो बहुत रिपीट होती हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, कॉजेस हमेशा कार्ड बहुत पूछता है, इम्पैक्ट बहुत पूछता है, जितने भी जैसे ह्यूमनिटी जैसे टॉपिक रहते हैं, सपोज दैट सोसाइटी है तो सोसाइटी में मोस्टली जितने टॉपिक हैं उनमें पूछेगा कि रीजनलिज्म के कार्ड क्या है। सपोज दैट एक और सोसाइटी का हम टॉपिक लेते हैं रीजनलिज्म, तो पूछ लेगा कि रीजनलिज्म के कार्ड क्या है, इसके इम्पैक्ट बताओ। या तो कॉजेस पूछेगा या इम्पैक्ट पूछेगा, या तो कंटेम्प्रेरी इम्पैक्ट पूछ लेगा, अभी अपन के जो समकालीन है उसमें क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो मोस्टली ऐसे इम्पैक्ट्स पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है जो रिपीटेड डायमेंशंस है ना उनको पहले ही याद रखना है और उन पे थोड़े से 5-6 पॉइंट बना के रखने का है। ऐड दो डायमेंशन इन नोट्स, वो तो मैंने बोला ही ना, इन सब को इकट्ठा करके आप एक नोट्स बना लो। और नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो कि पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। यदि आपका ऐसा नोट्स है तो आपको कोई भी नया एग्जाम होगा ना, चाहे 24 दे रहे हो या 25 दे रहे हो, सारे क्वेश्चन आपके नोट्स से ही होंगे इधर उधर मिला के। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आता है लेकिन आप उधर से कवर कर सकते हैं। तो हमारे हो गए पिलर 4। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस में हमें क्या देखना है, डायमेंशंस देखनी है, डेप्थ और टॉपिक देखनी है, और जो आपकी डायमेंशंस हैं रिपीट होती है उन्हें देखना, और इन सबको नोट्स में रखने का है। ये इधर ध्यान रखने का, इधर अपन ये सब चीज़ें इसलिए एक एक करके बता रहे हैं कि आपको इतना सब कुछ रिसर्च करने का काम पहले नहीं था, तो आपको अच्छे से रिसर्च करने का इधर। ओके, तो हम लोग बात करते हैं पिलर नंबर 5 पे। तो पिलर नंबर 5 क्या है, एक बार उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, स्टार्ट राइटिंग। अब पिलर नंबर 5 पे जो सबसे मेन चीज है ना, कि जब पिलर नंबर 4 तक आप कंप्लीट कर लोगे, इसमें देखो 4 तक क्या कंप्लीट हो गया, 4 तक जो कंप्लीट हो गया ना वो यही था कि सिलेबस पता चल गया आपको, पीवाईक्यू आपने पढ़ लिए, थीम निकाल लिए, और थीम के साथ साथ आपको डायमेंशंस और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन सबका नॉलेज हो गया। अब आप क्या करोगे, आंसर राइटिंग शुरू करोगे। आंसर राइटिंग जो है ना ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है। यदि मैं किसी भी व्यक्ति की बात करूं, चाहे वो नया हो या पुराना हो, पुराना भी एक दिन नया होता है, सब ही बिगिनिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क जो है ना वो आंसर राइटिंग करना है। तो इसके लिए आपको पता ही है, मैंने पहले ही बोल रखा है कि मैं एक पूरा कोर्स लेके आया हूँ आंसर राइटिंग के लिए, पूरा कोर्स जिसमें मैं स्क्रैच से आपके और टॉप लेवल तक की चीज़ें सिखाऊंगा, स्क्रैच से टॉप लेवल तक की। तो पिलर 5 जब आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट आंसर राइटिंग और नोट्स ऑफ पीवाईक्यू। तो जब आंसर राइटिंग शुरू करो ना आप, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ना आपको पीवाईक्यू ही लिखने चाहिए, सबसे पहले पीवाईक्यू का ही आंसर राइटिंग आप शुरू करो, और इनको थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड पे रखो, और इन सब के जाके नोट्स बना लो। इन्हें हम कहते हैं पीवाईक्यू नोट्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेनली मैंने मेंस में जो देखा है ना, 50% जो स्टैटिक एरिया रहता है उनके क्वेश्चन मोस्टली टाइम पे उनके थीम्स जो है ना वो रिपीटेड रहते हैं। और जब थीम्स उनके रिपीटेड रहेंगे ना तो इजीली क्या होगा कि वही इंट्रो जो आपने पहले लिखा था वही कंक्लूजन इजीली काम कर जाएगा। इवन कुछ क्वेश्चंस में तो बॉडीज भी सेम रहती है। तो फिफ्थ पिलर में क्या करना है, आपको एकदम स्टार्ट आंसर राइटिंग विथ फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी का मतलब एकदम हाथ बात छोड़ के टपाटप लिखने का है, लिखते रहने का है, इधर रुकने का नहीं है। इधर रुकेगा तो फिर आपको पता है कोई आपको ठोक के चला जाएगा, मतलब मीन्स ये सिंपल सा, कोई आगे निकल जाएगा आपसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर होगा, इधर कॉम्पिटिशन है। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो है आंसर राइटिंग। मेंस के लिए सबसे डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा ही अच्छा, मतलब जो आपको फर्स्ट रैंक पे भी ला सकता है, और आपका इस पूरी रैंक की जो आपका मतलब पूरा रेस है ना उससे आपको बाहर भी कर सकता है। क्योंकि आपको यही मार्क्स लेके आने हैं, और मार्क्स आएंगे तभी जब आप अच्छा लिखोगे। आपका सब कुछ डिपेंड करता है आप कैसे आंसर्स लिखते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो नोट्स आपको बनाने हैं, थीम्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन किस पे, और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ दिया हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ना कि टॉपर्स की कॉपी पढ़ना चाहिए। तो टॉपर्स की कॉपी पढ़ते हैं ना
तो उधर से हमें क्या क्या करना चाहिए, चलो मैं ये समझा देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने इधर मेंशन किया। जब भी आप किसी टॉपर की कॉपी पढ़ते हो, सपोज दैट आपने जीएस फर्स्ट का कोई टॉपर का कॉपी पढ़ रहे हो और आपको सोसाइटी का आपने क्वेश्चंस पढ़ना शुरू किए जो उसने लिखे हुए हैं, हम वो पुराना वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए। तो आपने देखा कि उसने ना ग्लोबलाइजेशन पे लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, आपने उसे पढ़ा, आपको लगा कि ग्लोबलाइजेशन की ये डेफिनेशन तो बहुत मस्त लिखा है 2-3 लाइन में, तो आप उधर से इंट्रो कॉपी कर लो। उसने उसे कंक्लूड बहुत अच्छे से किया, ग्लोबलाइजेशन कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे यहाँ पे, कैसे हमने देखा इन्फोसिस और हमारा या फिर टीसीएस ने कैसे ओवर में सर्विस प्रोवाइड कराना शुरू किया, ये सब ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट हैं। उधर से क्या करो, आप कंक्लूजन भी चुरा लो और इंट्रो भी चुरा लो, साथ के कॉपी करके अपने पास रख लेने का है। और ये तुम्हें लगता है उसने कोई अच्छा डायग्राम बना दिया है तो तुरंत डायग्राम भी कॉपी कर लेने का है। तो हम क्या करते हैं, टॉपर्स की कॉपी सिर्फ आंखों के सामने रख के आंखें सेकने के लिए नहीं होती है कि वाह बहुत मस्त लिखा है उसने, भाई वो उसने लिखा है, उसका सिलेक्शन हो गया, और तुम इधर काय को आए हो। तो क्या करोगे आप, इंट्रो कंक्लूजन डायग्राम कॉपी करो। और एक और चीज ये देखो कि वो फ्लो कैसे बनाता है, कैसे पॉइंट्स लिखता है, कितना लिखता है, और पॉइंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद कैसे मोल्ड करता है, मतलब कैसे ब्रेक कर करके लिखता है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। तो ये चीज़ें आपको कॉपी करनी है, ये चीज़ें आपको सीखनी है। तो एक बुक बना लो और उसे लिख लो, ऐसे कुछ भी लिख के कि टॉपर्स की कॉपियों से क्या क्या चीज़ें आपने सीखी वहाँ पर लिखते जाओ। ओके, नेक्स्ट पिलर, पिलर नंबर 6, स्टैटिक नोट्स। अब ये स्टैटिक नोट्स क्या है, इन पे थोड़ा चर्चा करते हैं। आपने फाउंडेशन कोर्स किया होगा, यदि आपने फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। अब कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर वीडियो बंद कर दो और मस्त सोना बाबू के साथ जाके चिल मारो। तो कहना क्या है कि आपने जो फाउंडेशन कोर्स किया होगा उधर भी कुछ टॉपिक कराए होंगे, और एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी तो उधर भी कराए होंगे, आपने सेल्फ स्टडी की होगी, कहीं से भी नोट्स चुराए होंगे, बनाए होंगे, सब ने कुछ न कुछ किया होगा। तो उसके लिए आपके पास कुछ माल इकट्ठा हुआ होगा। अब उस माल को कैसे एडजस्ट करना है वो हम सीखते हैं। अब क्या करो कि आपके पास जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में टॉपिक उठाओ और उस टॉपिक पे इंट्रो, कंक्लूजन और एक पेज का पूरा बॉडी बना के एक एक पेज के हर एक टॉपिक पे नोट्स बना लो, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक नोट। तो पिलर नंबर 6 क्या है, स्टैटिक नोट्स आपको बनाने हैं। ओके, तो मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू थीम्स, जो आपने थीम्स देखे थे ना उनके हिसाब से बना लो, और आपके पास टाइम हो तो आप पूरे उस पर बना सकते हो। 7 पिलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है आपका करेंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में क्या कर सकते हैं, आप डेली करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर पहला सोर्स है। यदि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, आपको लगता है कि ये बहुत बोरिंग है, तो आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट की, जो मेनली फेमस है वो सबको पता है, विजन की। पर प्लीज़ मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि ऐसा मत करो कि कोई वीडियो बनाता है उसे वीडियो मस्त देख लेते हो, आप सोचते हो आपका करंट अफेयर्स कवर हो गया, तो आप ना अपने लिए ना एक ट्रैप बना रहे हो और आप उस ट्रैप में फंस जाओगे और मर जाओगे। मुद्दे की बात यह है कि आपको रीडिंग स्किल को तो डेवलप करना होगा, रीडिंग स्किल को डेवलप करना ही पड़ेगा। अदरवाइज फिर क्या होता है इन लोगों का, जब हम सी सेट में होते हैं ना, तो सी सेट में इन लोगों से ना पैसेज तक नहीं पढ़े जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि अरे भाई क्या हो गया क्या हो गया। जब तुम पढ़ोगे नहीं खुद तो कैसे हैबिट बनेगा रीडिंग का। तो भाई रीडिंग का हैबिट जिसका अच्छा होता है वो हमेशा ज़्यादा मार्क्स लेके आता है। क्यों? क्योंकि रीडिंग हैबिट से ही राइटिंग का हैबिट बनता है। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम फिर लिखेंगे क्या। समझ गए ना आप? तो ये आपको करना है कि आप न्यूज़पेपर या मैगजीन कोई भी एक चीज़ पढ़ लो, और उसके बाद में आपको नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए उस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। देखो मेनली मैं क्या करता हूँ, और जितने भी मेरे टॉप मतलब मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन लोग का सिलेक्शन हुआ है, या फिर जिन लोगों से भी मैं मिला हूँ, बहुत सारे टॉपर्स से मिला मैं, इन सबको मैंने देखा ना, तो एक बहुत सबका कॉमन स्ट्रेटजी रहा है। मेंस के लिए क्या करते हैं, हम नोट्स बनाते हैं। अब मैं तो मेनली नोट्स मैगजीन से बनाता हूँ, क्योंकि कौन इधर रिसर्च करने बैठेगा न्यूज़पेपर देख के। जब इतना टीम बनाया हुआ है, लोगों ने इतना मेहनत किया हुआ है, तो वो मैगजीन आएगी, उससे मैं कुछ नोट्स निकाल लूंगा मेंस के, जो मेरे को सॉरी जो मेरे को आपके जो मैंने अभी थीम्स बताए थे ना, उन थीम्स के अकॉर्डिंग सही लगते हैं और उनको ही मैं
अपने नोट्स में कॉपी कर लेता हूँ। सपोज दैट मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा मान के चलो साइंस एंड टेक, अभी कोई भी बायोटेक्नोलॉजी पे, सपोज दैट तुम्हें एग्जाम्पल की बताता हूँ, मे में 3 चाइल्ड बेबी है, शायद 3 पेरेंट बेबी आया हुआ है। मे का जो विजन का मैगजीन है उसमें साइंस एंड टेक का शायद कोई आर्टिकल है 3 पेरेंट बेबी। ये मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ, जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था। इसके नोट्स मैंने फर्स्ट ईयर में बना लिए थे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या प्रोसेस है। ओके, तो अब मैं इसको दोबारा पढ़ने थोड़ी नहीं बैठूंगा, इसमें 1-2 पॉइंट बढ़ा भी दिया होगा, उसे मैं लगा के क्या उखाड़ लूंगा। तो क्या है, मैं इस टॉपिक, इस पूरे के पूरे आर्टिकल को जो मैगजीन में छोड़ दूंगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही नोट्स बना रखे हैं। अब क्या करना है आपको, पहले तो 4-5 महीने आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये नोट्स बने हुए नहीं है। तो आप बनाओ, उसके बाद में मैगजीन में क्या होता है ना, मोस्टली 40% आर्टिकल्स हर मंथ रिपीट होते हैं। ओके, तो आप वहाँ से मेंस के लिए नोट्स निकाल सकते हो। मेंस के नोट्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं आपको शायद वीडियो बनाए हुए हूँ, नहीं तो मैं फिर अभी जो मैं अपने नोट्स डाल दूंगा उसको अकॉर्डिंग आप देख के समझ जाना कि कैसे कैसे चीज़ें निकाली जाती हैं। अब रही बात पीटी की, तो मैं पीटी के लिए ना जो नोट्स निकालता हूँ यहाँ से, वो केवल निकालता हूँ प्लेसेस इन न्यूज़, जो पीछे दिया होता है उसका मैं एक टेबल बनाता हूँ, और टर्म्स इन न्यूज़, ये 2 टेबल मैं पीटी के लिए बनाता हूँ बस, पूरी मैगजीन से। मेंस के पूरे टॉपिक बाय नोट अच्छे से बनाता हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मे भी। तो अब क्या करना है, हमने पिलर नंबर 7 भी सेट कर लिया था कि पिलर नंबर 7 क्या है, करंट अफेयर्स। तो आप थीम वाइज ये करंट अफेयर्स पढ़ें, नोट्स बनाएं पीवाईक्यू के हिसाब से, सब्जेक्ट वाइज एज पर थीम बनाएं। ठीक है ना, आप जाके वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं नोट्स कैसे बनाते हैं न्यूज़पेपर्स। ओके, तो ये 7 प्लस कंप्लीट हो गए। तो और क्या हमें, और क्या आगे देखना है वो और देख लेते हैं। पिलर नंबर 5, जहाँ पे आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो मैं ये कोर्स अराउंड 5 जुलाई के बाद, 5 को ही मैं भी 5 को ये शाम को मैं लॉन्च करूँगा। उससे पहले क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है, आपका टेस्ट करना है कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है, उस लेवल के हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स डिवाइड करने हैं, और सब्जेक्ट डिवाइड करने के बाद में फिर आपसे थोड़ा बहुत जानना है कि आप किस सब्जेक्ट को लेके थोड़ा ज़्यादा टेंशन में, और किस सब्जेक्ट को लेके आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एक टाइम टेबल दूंगा, और उसके हिसाब से ही मैं फिर ये सब काम खत्म करने के बाद ही मैं ये आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम का थोड़ा कमी रहता है। तो अभी हमें क्या करना है, आजकल टेस्ट लेना है, टेस्ट के बाद लेवल चेक करना है, फिर सब्जेक्ट देखने हैं। तो मैं आपसे गूगल मीट या फिर जूम पे कोई एक वीडियो रखूंगा, और ये पूरा माल है तो फ्री में, लेकिन इसका मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकता मैं, और बहुत मिनिमम मैक्सिमम या मे भी 10 लोगों को मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगा। बाकी क्या है ना, आप कितने भी लोग आके यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सबसे बात करने लग जाऊंगा। अभी मान के चलो अपने ग्रुप में 150 या फिर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ये सब आ जाएंगे, सबसे मैं पर्सनली बात करूंगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा मेरे को, क्योंकि मैं पूरा पूरा दिन लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा उसमें, मैं कोई भी एक मीट रखूंगा गूगल पे या फिर जूम पे, वहाँ पे सब लोग अपने क्वेश्चन पूछो, और उनके अकॉर्डिंग ही उनको मैं ये सब कुछ बना के दे दूंगा। ओके, तो हम लोग स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। पहले तो हमने सबसे 7 प्लस देख लिए, जो हमारी मेनली स्ट्रेटजी होती है ओवरऑल, बहुत ब्रॉड। अब इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये सब बातें क्लियर हो गई, तो मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा नोट्स में। बाकी अभी जो मेरे को अभी देना है तुम्हें स्ट्रेटजी के लिए, ये जो लिंक है इस पर आप जाओगे, अभी मैं पीडीएफ तुरंत ही डाल रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। नहीं आएगा तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ इस पर कि इसमें कैसे कैसे आपको चेक करना है, जिससे आपका टेस्ट हो सके। ये वाली चीज़ देखो जो मैं बता रहा हूँ, इसे मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको उसमें से सारी चीज़ें भरनी है, तो आपका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट होने के बाद आपका लेवल पता चल जाएगा, लेवल क्या है, कितने पानी में हो। ओके, यदि ये बात पता चल जाएगी तो उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स मैं खुद सुनूंगा कि कौन सा आपको वीक लग रहा है और कौन सा आपको टफ लग रहा है। उसके लिए पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी दे दूंगा। ये जब हो जाएगा हमारा बातचीत, उसके बाद मैं टाइम टेबल ऐसा सेट करूंगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आपके अकॉर्डिंग होगा कि आपको पता चले कि आपका जीएस फर्स्ट बहुत अच्छा है, जीएस सेकंड वीक है, तो आप क्या करोगे, जीएस सेकंड के सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दो, जीएस फर्स्ट के को थोड़ा कम टाइम दो।
अभी पता चले आपने एथिक्स पढ़ी नहीं है तो भाई एथिक्स को और ज़्यादा टाइम दो। आपको पता चले कि आपने पेपर थर्ड के बारे में पढ़ा नहीं है, तो जैसा सब्जेक्ट आपका वीक सब्जेक्ट है तो उसे तो यहाँ पे क्या करोगे, आप वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दोगे और थोड़ा जो नॉर्मल और एवरेज एबव एवरेज है उससे थोड़ा कम टाइम दोगे। ऐसे करके आपका टाइम टेबल सेट किया जाएगा। ओके, ये पूरा रहेगा 31 दिसंबर तक मेंस का, और न्यू ईयर आएगा और हम लोग पीटी शुरू करेंगे। ओके, उससे पहले हम चीज़ें कुछ शुरू करेंगे, लेकिन ये मेनली काम है। तो फिर मैं ये सारी बातें सोच लेता हूँ, आपने समझ ली होंगी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो को हम थोड़ी देर में बाद में, सॉरी, कल या फिर थोड़े टाइम बाद बना के भेज देंगे कैसे आपको अपने टेस्ट करना है। तब तक के लिए ओवर एंड आउट। थैंक यू। जय हिंद।